मेघा गुलेरिया के कदम खामोशी में लिपटे हुए थे। खामोशी में लिपटा हुआ था उसके दिल में छुपा हुआ दर्द। खामोश, बिना एक आवाज किए, खामोशी से ही एक फैसला लिए मेघा उस रात अपने ससुराल से निकल गई थी। और अपने 4 साल के बेटे जगत को पीछे छोड़ गई थी। उसने जाते जाते एक आखिरी बार अपनी ननद कंचन गुलेरिया, ससुर रणछोड़ गुलेरिया और सास पार्वती गुलेरिया को देखा। और फिर बाहर निकल गई, अपने घर से दूर, अपने अंदर के समेटे हुए दर्द से दूर। लेकिन उस रात उसका उठाया ये एक कदम आगे कई जिंदगियां तबाह करने वाला था। मेघा गुलेरिया ने ये कदम क्यों उठाया था? वो आखिर कैसी जिंदगी जी रही थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने अपनी ही जान लेने के बारे में सोचा? क्या उस रात मेघा गुलेरिया ने आत्महत्या करने के अपने फैसले को अंजाम दे दिया था? इस रात से पहले दिन के उजाले में आखिर मेघा गुलेरिया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह का कठोर कदम उठाने जा रही थी? जगत, जगत रुक, दूध पी ले बेटा। क्या कर रहा है बेटा? बहुत सारा काम है, ऐसा मत कर। छोड़, ये सब छोड़। नहीं, पहले दूध पी ले, बहुत काम है। दूध पी ले, बहुत सारा काम है, पी ले बेटा। नहीं बेटा, मेघा आई मासा। कितनी देर हो गई? ले, मैंने सब्जी काट दी है। ये सब काम तुझे करना चाहिए ना। जा जल्दी से खाना बना और भजन के बापू को खेत में दे आ। देर हो गई बाबूजी। चल आगे से जल्दी आना। सुन, रुक जरा। अरे कुछ खाकर जा। हाँ बेट। बाबूजी वो घर पे बहुत काम है, मैं घर पे खा लूंगी। कैसी है मेघा? मैं ठीक हूँ जेठ जी। बापू कह रहे हैं बैठने के लिए, तो बैठना। नहीं वो घर पे काम है, मुझे निकलना होगा। जगत पूछ रहा था बापू दिल्ली कब बुलाएंगे और कितना वक्त लगेगा? हम दोनों को यहाँ पे नहीं रहना है। बस थोड़े दिन रुक जा मेघा, 2 पैसे इकट्ठा कर लेने दे, उसके बाद मैं तुझे और जगत को बुला लूंगा अपने पास। तुझे तो पता है मैं खुद तेरे भाई और उसकी पत्नी के साथ रहता हूँ। बहुत छोटा सा कमरा है। वहाँ अपना कमरा कब तक हो जाएगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, आसान नहीं है। यहाँ किराए पे कमरा लेने के लिए बहुत सारा पैसा जमा करना पड़ता है। हमारी बहुत याद आती है। मैं कौन सा सुकून से हूँ तुम दोनों के बिना यहाँ। मेरी तो आंखें तरस गई तुम दोनों को देखे हुए। तो ले चलो ना हमें यहाँ से। मेघा, कोई तकलीफ है वहाँ? ए मेघा, बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज़ से लग रहा है तू कुछ छुपा रही है। मुझे तकलीफ है पर बता नहीं रही। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जगत। दादा ये देखो, ये ड्राइंग मैंने बनाई है। कितना सुंदर है ना मेघा? मेघा, कितना सुंदर मोर बनाया इसने। जी बाबूजी। रोज रोज क्या जरूरत है बापू के यहाँ जाके आने की? मेरे माँ बापू का घर है वो, हालचाल पूछने के लिए तो जाऊंगा ही ना। इसी बहाने मेघा के बड़े हालचाल पूछे जा रहे हैं। मेरे छोटे भाई की बीवी है वो, अकेली है बेचारी। दिल्ली जाते वक्त भजन कहकर गया था सबका ख्याल रखना, तू भी जाया कर।
रोज नहीं तो 2-4 दिन में एक बार खोज खबर ले आया कर। बापू ये देखो जोधपुर में सर्कस लगा है, हम भी चलेंगे ना? हाँ हाँ, और जगत को भी साथ ले जाएंगे। जगत को ही साथ ले जाना, मेघा को नहीं। क्या अनाप शनाप बात कर रही है तू लता? तू आज इतनी चुप क्यों है मेघा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूँ माँ, बोलने को कुछ है ही नहीं। माँ हूं मैं तेरी, फोन पर भी तेरी आवाज से पहचान सकती हूँ। कुछ हुआ है क्या वहाँ? क्या हुआ है बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं क्या? वो पार्वती बहन और रणछोड़ भाई साहब ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया तुझे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ साफ बता बेटा, दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग? मैं तेरी माँ भी हूं और तेरा बापू भी हूं, बता मुझे, दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग? माँ, 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 वाह, माँ कहाँ है? अरे रसोई में होगी, देखना। नहीं मिल रही। जाके दादी से पूछ जा। दादी, माँ कहाँ है? अरे कहाँ होगी यहीं कहीं। मैंने सब जगह ढूंढा, नहीं मिल रही। बाहर जाके देख जा। मैंने उधर भी देखा, नहीं मिल रही। मैं जब उठा तब कमरे में भी नहीं थी। भाभी, भाभी, भाभी आप यहाँ हो क्या? भाभी, ए धनीराम, हमारी बहू मेघा को देखा क्या? नहीं रणछोड़ भाई साहब, हमने तो नहीं देखा। नहीं बापू, यहाँ तो नहीं आई। बापूजी वहीं कहीं होगी, यहाँ क्यों आएगी? सुबह उठे तो दरवाजा खुला हुआ था, सब जगह देखा, घर में, आंगन में, अगल बगल में, कहीं नहीं मिली। से किसे चली गई? तू मुझे क्या देख रही है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ गई है? एक काम करते हैं, चल चलकर उसको ढूंढते हैं। बावली हो गई क्या? रणछोड़ काका, क्या हुआ रे? दिखी क्या मेघा? वो आपके खेत पर आग लगा ली खुद को। क्या क्या कह रहा तू? मिट्टी का तेल डालकर पूरी तरह से चल गई वो। ये तेल का डब्बा हमारे ही रसोई का है, स्टोव के लिए इस्तेमाल होता है। आत्महत्या क्यों की तुम्हारी बहू ने? पता नहीं साहब, इसने ऐसा क्यों किया? हम तो इसे सुबह से ढूंढ रहे थे। मुझे भी कुछ नहीं पता साहब। मैं इसका जेठ हूँ, पर मैं मेरे बीवी और बच्चे के साथ अलग घर में रहता हूँ। वो रात में तेल का डब्बा लेकर घर से निकल गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला? कोई आवाज नहीं हुई क्या? कोई आवाज नहीं सुनी, मेरी बेटी ने कोई आवाज नहीं सुनी, इसकी सास ने कोई आवाज नहीं सुनी, इसका बेटा वो तो इसके पास ही सोता है साहब, उसने भी कोई आवाज नहीं सुनी। क्या हुआ बुआ? पता नहीं जगत, लेकिन सब ऐसा क्यों बोले कि माँ मर गई? समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या हुआ जो उसने आत्महत्या कर? कल रात को कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं रे लता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और झगड़ा होता तो आवाज सुनाई दी थी। सोने से पहले भी कुछ भी नहीं बताया मेघा ने। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेघा आत्महत्या? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भजन। तेरी तो रोज बात होती थी ना उसके साथ, तू फोन करता था उसने तुझे कुछ कहा था? आप क्या पूछ रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ किसी को अंदाजा नहीं है भजन, मेघा ने अपने आप को आग क्यों लगाई है? अभी जैसलमेर में उसकी माँ तक बात पहुंचाई है। पुलिस कह रहे लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा, सबको थाने बुलाया है। भजन तू भी जल्दी बाड़मेर आ जा। भैया मेरे जीजा जी को देखा क्या? हाँ भजन जी, जीजा जी, जीजा जी, आपसे कुछ कहा था क्या उसने? मेघा के परिवार के साथ
उसका भाई गुंजन भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर मेघा ने आत्महत्या क्यों की। मेघा की खबर मिलते ही उसकी मां गायत्री चौहान तुरंत जैसलमेर से बाड़मेर के लिए निकली, जहां मेघा की लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मेघा गुलेरिया ने आत्महत्या क्यों की थी, इस सवाल के साथ एक और अहम सवाल खड़ा हो गया था कि क्या मेघा ने वाकई आत्महत्या की थी? मेघा गुलेरिया ने आखिर आत्महत्या क्यों की थी? उसने एक कठोर कदम क्यों उठाया? या फिर यह एक हत्या थी जिसे किसी ने बखूबी आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की थी? मेरी बेटी को मारा गया है। मेघा आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके सास ससुर और वो जेठ, उसका भूपेन, उन्होंने उसे मार डाला और अब मिलकर ये सब नाटक रचा रहे हैं। गायत्री जी, हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और सबसे सवाल किए जाएंगे। क्या मेघा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे? मेरी बच्ची भीतर ही भीतर सारे दुख दर्द दबा कर बैठी थी, कुछ बोलती नहीं थी, पर उसकी खामोशी में महसूस कर पाई और समझ गई थी कि उसे उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। दहेज वहेज की कोई बात नहीं है साहब। मेघा से कभी हमने एक ढेला तक नहीं मांगा। उससे ब्याह करके आई, हमने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। पता नहीं ये दहेज की बात कहां से आई। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बिना वजह आपकी बहू घनी रात में अपना बच्चा छोड़कर घर से मिट्टी का तेल लेकर निकल गई, खुद को जला। साहब, हमने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। अब उसने ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। अगर दहेज नहीं मांगा तो क्यों जला लिया उसने खुद को? या फिर मारा गया उसे? मेघा की माँ ने कंचन माँ और बापू का नाम लिया भजन। बोल रही है ये सब दहेज मांग रहे थे। तुझे सामने आकर बोलना पड़ेगा भजन। तू बता, क्या माँ और बापू मेघा से दहेज मांगेंगे? आप बताइए। अगर कुछ हुआ नहीं तो मेघा ने ऐसा क्यों किया? उसने हमें बिना बताए एक कदम उठाया भजन। तू बोल, तुझसे कुछ कहा था उसने? मेघा, कोई तकलीफ है वहाँ? तेरी आवाज से लग रहा है तू कुछ छुपा रही है। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। बस हमें जल्दी वहां पे बुला लो। कमरा देख लिया किराए पर, अगले महीने में ले रहा हूँ। 2 हफ्ते में गांव आ रहा हूँ तुझे और जगत को लेने। मेघा, अब तो खुश है ना? अब यहीं पे रहेंगे साथ में दिल्ली में, और जगत के लिए अच्छा स्कूल भी देख लिया है। मेघा, कुछ बोलना। हाँ। मेघा, क्या हुआ? हफ्ते भर से देख रहा हूँ तेरी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। नाथुराम जी, हमने अपनी बहू से कभी कुछ नहीं मांगा, एक ढेला तक नहीं लिया उससे। अगर हमने उससे कुछ लिया होता तो आपको पता चलता। हाँ, ब्याह के पहले एक साइकिल उन्होंने जरूर दी थी, लेकिन अब मेघा की माँ हम पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा रही है। नाथुराम जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हैं, आप ही समझाइए उन्हें। ये दहेज वाली बात बिल्कुल गलत है। छोरी मरी है उनकी, आत्महत्या की है उसने। अरे तो हमको थोड़ी पता कि उसने अपनी जान क्यों ली। क्यों ली, कैसे ली, इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे ना। भजन और उसके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं थी? इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा कि अचानक यूं ही मिट्टी का तेल लेकर के आपकी बहू खेत में यूं ही शौकिया तो अपने आप को आग नहीं लगा लेगी ना। हमारे घर में उसकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। अगर हुई होती तो हमको पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग उसे कम से कम उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं। देखो भाई, हम पंचायत के मुखिया भले ही हों, पर ये दहेज के दबाव में आत्महत्या का मामला है तो हम पुलिस पे जोर दे ही नहीं पाएंगे। और जब मेघा की माँ कह रही है कि आप लोगों ने दहेज मांगा है, तो किसी के परिवार के अंदर की बात में हम दखल कैसे दे सकते? पता चला मेघा ने सुसाइड क्यों किया था? वो बात तो पता नहीं, लेकिन एक बात पक्का है कि इस गुलेरिया खानदान में कुछ तो बातें हैं जो अंदर ही अंदर पक रही। मतलब?
मतलब साहब भजन काफी टाइम से शहर से बाहर काम करता था। ऐसे में उसकी जवान बीवी घर पे अकेली रहती थी। शायद उस पे कई लोगों का नजर रहा, गांव वालों की और साथ में शायद घर वालों के भी। भजन के गैर मौजूदगी में मेघा का जेठ भूपेन ही उसको उसकी माँ के गाँव ले जाया करता था। और तो और साहब, भूपेन अपने बेटे राकेश के साथ जगत को भी मेला दिखाने ले जाया करता था। साथ में मेघा भी होती थी। देख सोनू, साफ साफ बता तेरा इशारा किस तरफ है? घर के अंदर ही कुछ चल रहा था? ये भूपेन ने कुछ किया? साहब वही तो बात है, कोई भी साफ साफ कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि भजन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो कहता हूँ साहब, इन सब को उठा के धुलाई कीजिए, सब के सब सच बता देंगे। मेघा गुलेरिया के ससुर रणछोड़ गुलेरिया, सास पार्वती गुलेरिया और ननद कंचन गुलेरिया पर दहेज मांगने और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धाराएं लगाई गई। आप अच्छी तरह जानते हो जीजा जी कि आपके परिवार वालों ने मेरी बहन को मजबूर किया कि वो खुद की जान ले ले। पिछले 1 महीने से मुझे लग रहा था कि कोई बात है जो जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, पर वो खुलकर बता नहीं पा रही है। बाप की मर्जी है जीजा जी, आपको अपने परिवार वालों का साथ देना तो आप दो, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने अपनी मेघा खोई है और उसके गुनाहगारों को हम छोड़ेंगे नहीं। लोगों ने हत्या की है दामाद जी, और आप उन हत्यारों का साथ दे रहे हैं। अपनी पत्नी, मेरी बेटी मेघा के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। आत्महत्या क्यों की उसने, ये बताओ भजन। फोन पे चुप्पी साध के बैठी थी, कुछ बता नहीं रही थी। ये सब कविताएं मत सुनाओ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कई बार पूछा मेघा से कि क्या बात है मेघा बता, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। लेकिन उससे बात करते वक्त मुझे एहसास होता था कि वो तकलीफ में तो थी। उसकी माँ ने अपने बयान में कहा है कि उसे पता चल गया था कि उसकी ससुराल में दहेज मांगा जा रहा है। तुमने कितने मांगे थे भजन? कोई दहेज नहीं मांगा साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो मेघा से प्यार करता था, और बहुत प्यार। मैं उसे दिल्ली भी ले जाने वाला था, कमरा भी देख लिया था। मैंने उसको बोला था मैं 2 हफ्ते में आऊंगा उससे लेने, लेकिन देखो, 1 महीने से मेघा गुलेरिया अपने पति भजन गुलेरिया से फोन पे बात करते वक्त तकलीफ में थी। भजन गुलेरिया ने यह बयान दिया है, उसे सब पता था। लेकिन भजन गुलेरिया एक बार भी दिल्ली से वापस अपने गांव आकर अपनी पत्नी के आमने सामने बैठकर ये नहीं पूछता कि उसकी तकलीफ क्या है। मेघा के पति भजन को यह कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी पत्नी ने उसे अपनी तकलीफ के बारे में क्यों नहीं बताया। मेघा के ससुर, सास और उसकी ननद पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, लेकिन वो शुरू से ही इस बात को मना करते आ रहे थे कि उन्होंने कभी भी मेघा से दहेज की मांग की थी। उनके बयान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने मेघा को आत्महत्या के लिए उकसाने के इल्जाम से साफ इनकार किया था। वो इस अपराध को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। मेघा किसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन किस बात को लेकर परेशान थी ये बता पाना मुश्किल है। मतलब दहेज के अलावा भी कुछ और था? अबे मैं कैसे बताऊं साहब। हाँ, लेकिन मैंने कई बार उसको रास्ते में देखा था, जब वो अपने ससुर के लिए खाना लेकर आती जाती थी, तब उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता। अच्छा, ये भजन का बड़ा भाई भूपेन, ये अपने परिवार से अलग क्यों रहता है? कहानी क्या है? ये उनके परिवार का निजी मामला है, आप नाथूराम जी से पूछिए ना। दोनों भाइयों में फैसला हुआ कि छोटा भाई शहर में कमा रहा है, इस वजह से बड़ा भाई भूपेन यहाँ खेती बाड़ी का पूरा काम देखेगा और खेती से होने वाली आमदनी का ज्यादा हिस्सा वो लेगा। और उसने अपना घर भी बनवाया और परिवार के साथ रहने उसमें चला गया। नाथुराम जी, क्या सच में ये मामला सिर्फ दहेज का है? अब केस तो इसी का बना है, तो हमें लगा यही होगा। आपको कुछ और लगता है क्या? केस तो यही बना है, पर सबसे पूछताछ करने के बाद एक बात खटक रही है। क्या दहेज के अलावा कोई और बात हो सकती है? क्योंकि मेघा ने ना तो अपने पति को कुछ बताया और ना ही अपनी माँ से कुछ साफ साफ कह रही थी। और दहेज की बात पर मेघा की माँ कह रही हैं कि उन्हें आवाज़ तब हुआ जब मेघा ने उन्हें फ़ोन पर सिर्फ हाँ कहा। क्या चल रहा है वहाँ मेघा? सिर्फ दहेज की बात है क्या? हाँ। देख बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कल ही पार्वती बहन से बात करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ससुराल में कोई बात मत कर। क्यों ना करूँ? हमारी हैसियत वो जानते हैं। हमने साफ साफ बता दिया था कि हमारे पास क्या था, और जो दे सकते थे वो दिया भी था। अब 5 साल बाद ऐसे कैसे वो दहेज की मांग कर सकते?
माँ तू रहने दे, बात और बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? कुछ और बात है क्या? क्या हो रहा है वहाँ? कुछ बताएगी भी? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे, सब ठीक है। नाथुराम जी, आपके गांव के एक घर में एक बहू परेशान थी और पूरे गांव को इसकी खबर भी थी, लेकिन वक्त रहते किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की। मेघा ने की क्या? मेघा की माँ को पता था, उसने की क्या? साहब हम बहुत दुखी हैं कि गांव में बहू के साथ ऐसा कुछ नहीं। भजन बहुत मेहनती है। ठीक है। अब विक्रम जी जी, आप भूपेन के साथ थोड़ी सख्ती कीजिए ना। क्यों? वो कुछ जानता है? इसीलिए तो कहा है सख्ती कीजिए। अलग रहता है लेकिन है तो एक ही परिवार का। आप सख्ती करेंगे तो शायद कुछ निकल के आ जाए। दहेज की मांग के अलावा क्या कोई और बात भी थी जिसकी वजह से मेघा गुलेरिया परेशान थी? और क्या ये बात कभी सामने आ पाएगी? क्या इस बात का ताल्लुक मेघा के जेठ भूपेंद्र गुलेरिया से था? माँ, भजन भैया ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मेघा ने जैसे अपनी माँ को बताया, वैसे ही जगत को भी कुछ बता के गई है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैंने जगत से बार बार पूछा पर वो कुछ कह नहीं रहा था। माँ वो तकलीफ में थी क्या बेटा? दादी और दादा ने माँ को बहुत परेशान किया था। बुआ माँ पे चिल्लाई थी क्या? तेरे को कुछ बोला था माँ ने? बड़े पापा ने माँ को कुछ कहा था क्या? माँ रो रही थी क्या? कई बार जब मेघा को अपने मैके जाना होता था, मैं खुद उसे यहाँ बाड़मेर से जैसलमेर छोड़ कर आता था। हम अलग रहते थे साहब, मगर घर के किसी भी परिवार के बीच किसी के लिए भी दिल में कोई दरार नहीं थी। मैं जैसे अपने बेटे राकेश को कहीं घुमाने ले जाता या मेले में लेके जाता था, तो उसके साथ जगत को भी ले जाता था साहब। और क्या क्या करते थे आप? क्या मतलब है साहब आपका? जो भी पूछना है साफ साफ पूछिए साहब। एक तो आप लोगों ने मेरी माँ, बापू और बहन कंचन को अपनी हिरासत में रखा है दहेज के आरोप में। आप ही सोचिए साहब, अगर उन्होंने मेघा से दहेज मांगा होता तो मेघा इतनी बार अपने मैके जाती थी, कभी उसने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा? फोन पर इतना बात करती थी। खास उसके लिए भजन ने घर पे फोन का कनेक्शन लगाया था। फोन पर किसी को बता दी, मगर नहीं बताया। मैं नहीं जानता साहब आपको ये सब किसने बताया। अच्छी भली खुश थी मेघा हमारे घर में, सब उसका ख्याल रखते थे, जगत से भी सब लाड करते थे साहब। इतना ही प्यार था तो सुसाइड क्यों किया उसने? मैं नहीं जानता साहब, और ये भी नहीं जानता कि उसने आत्महत्या क्यों की। होगी उसकी कोई तकलीफ जो किसी को बताना नहीं चाहती, मगर अब हम क्या करें साहब? मेरा पूरा परिवार जेल में सड़ रहा है, बेल नहीं हो पा रही है। अगर शादी के 7 साल में लड़की के साथ दहेज के लिए कुछ होता है तो आरोपी लंबे वक्त के लिए अंदर जाते हैं। मेघा की शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए। भूल जाओ, तुम्हारे माँ, बापू, बहन बाहर आएंगे। मेघा ने पता नहीं क्या कह दिया उसे फोन पर, ऐसा केस बना दिया कि किसी को बेल नहीं मिल पा रही। ऊपर से तू ये बयान देकर आया कि मेघा तकलीफ में थी। मेघा तकलीफ में थी भैया। मेरे जब भी उससे बात होती थी तो मुझे एहसास होता था। मगर अब जब वो नहीं रही तो तुझे अपने परिवार के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? तो झूठ बोलता क्या? और सच बोलने से जो माँ, बापू और कंचन तकलीफ में आ गए उसका क्या? देख भजन, अब जब मेघा मर चुके हैं तो तुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। ये सच और झूठ एक तरफ है, मगर जब परिवार की बात आती है ना तो सिर्फ परिवार मायने रखता है और कुछ नहीं। और मेघा, वो हमारा परिवार नहीं थी क्या? बेवकूफों जैसी बात मत कर। तू तो पहले दिन से उस मेघा के प्यार में अंधा और बावला हो गया था, मगर अब वो मर चुकी है। अभी आंखें खोल। देख, मैं कुछ नहीं जानता, तू पुलिस में जो भी बयान दे के आया वो रहने दे, मगर अब तू अदालत में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि मेघा ने तुझसे कहा था कि वो तकलीफ में थी। तेरी बीवी अब मर चुकी है, मगर माँ, बापू और कंचन अभी भी है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा।
खुश रहो। सुनो सुनो, एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम उसके अपने परिवार के प्रति निष्ठा के बीच दीवार बनकर खड़ा होने जा रहा था। इंसाफ का तराजू किसी भी तरफ झुके, पर फैसला भजन गुलेरिया के दिल को चीर कर रख देने वाला था। योर ऑनर, यहां पर हर कोई एक ही बात बोल रहा है। मेघा परेशान थी, तकलीफ में थी। मेघा गुलेरिया से गुलेरिया परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए किसी भी तरह का सबूत अब तक पेश नहीं किया गया। योर ऑनर, केरोसिन कैन जो गुलेरिया परिवार के किचन से है, गुलेरिया परिवार के घर का दरवाजा खुला पाया गया 8 सितंबर की सुबह। मेघा गुलेरिया कहीं भी किसी को भी नहीं मिली, ढूंढने पर भी नहीं, और खेतों में मिली, वो भी जली हुई हालत में। योर ऑनर, एक 23 साल की औरत जिसने अपनी मां से साफ साफ कहा था, उसकी मां यानी कि गायत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में मेघा गुलेरिया के ससुराल द्वारा मेघा से दहेज की मांग की थी, और यही बात उसने कोर्ट में भी कही थी। लेकिन सबूत कहां है योर ऑनर? मेघा ने अपनी मां के साथ फोन पर बातचीत की, यह सबूत नहीं हो सकता। पर उसने सुसाइड किया है, ये बात तो सामने है पुरोहित। क्या इस सुसाइड की कोई और वजह थी? वजह हो सकती है, कोई मतभेद हो सकता है, कोई दबाव हो सकता है, किसी किस्म का संघर्ष हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। कुछ भी हो सकता है योर ऑनर, क्योंकि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। योर ऑनर, मृतक महिला को ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी की शिकायत नहीं थी। डिफेंस लॉयर अपने बचाव में गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि मेघा गुलेरिया तकलीफ में थी, और इस बात का जिक्र सिर्फ उसने अपनी मां से नहीं, फोन पर बात करते हुए कई बार अपने पति से भी किया था। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मेघा गुलेरिया के साथ तकरीबन 7 से 10 मर्तबा आपकी फोन पर बात हुई थी, और इस दौरान आपने महसूस किया था कि वो किसी परेशानी में है। अगर आपने ये महसूस किया था कि मेघा किसी परेशानी में थी, तो अदालत को बताइए जरा, वो परेशानी, वो तकलीफ क्या थी? मेरे ख्याल से गवाह को बात करने दी जाए तो अच्छा हो। ये बात सच है कि मैं अपनी पत्नी मेघा से कई बार फोन पे बात किया करता था, और उससे बात करते वक्त मुझे कई बार लगा कि वो तकलीफ में थी। आपने ये बात इसलिए बताई क्योंकि आपको ऐसा लगा था, या मेघा ने आपको बताया था? मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि माँ, बापू या कंचन ने दहेज की कोई बात की उससे। तो क्या आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि मेघा किस तरह की तकलीफ में थी, या फिर कोई और वजह थी? अरे भाई, आप तो यहीं थे ना गांव में? मेरे शहर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेघा ने... जो हुआ उसे भूल जा, अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तू अपने आप को संभाल। जगत की जिम्मेदारी है तेरे पे। अरे भाई, मेघा ने आत्महत्या कर ली, और पुलिस वाले मेरे घर वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे। ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है, जाने बगैर सोचना कैसे छोड़ दूं? आप ही बता दो। मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों ने मेघा के साथ कुछ किया था क्या? मुझे लगता है शायद मेघा तेरे घर में खुश नहीं थी। कोई तो बात थी जो उसे खाए जा रही थी। कौन सी बात थी अरे भाई? क्या बात थी? मेघा ने कभी आपको बताया या आपने देखा हो? वो शायद शायद क्या? अरे भाई, शायद क्या? शायद उसे तेरे घर वालों की कोई बात बुरी लगी थी। अब किसने क्या किया मुझे ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो जल्द से जल्द तेरे पास शहर में आना चाहती थी। उर्मिला काकी, मेघा ने कभी आपसे कोई बात की थी? बात तो अक्सर हो जाती थी भजन,
लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। हाँ, उदास उदास सी रहती थी मेघा, लेकिन मैंने भी कभी कुछ पूछा नहीं। और अब जो तेरे घर वालों पे आरोप लगा है, कभी सोचा नहीं था कि तेरे माँ बापू कंचन मेघा के साथ घर के अंदर ऐसे व्यवहार करते होंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेघा ऐसा कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात क्यों नहीं की? लेकिन अब जो दहेज की बात सामने आई है, शायद शायद क्या काकी? भजन, तू अपने घर वालों के साथ खड़ा रह। देख, मेघा तो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। मैं नहीं जानता कि मेघा ने आत्महत्या क्यों की। योर ऑनर, भजन और गायत्री की गवाही में पिछले महीने भर में मेघा के साथ फोन पर जो बातचीत हुई उसमें एक ही बात बोली जा रही कि मेघा परेशान थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि यह आत्महत्या है, क्योंकि बॉडी पर किसी भी तरह के घाव, अन्य कोई भी निशान नहीं पाए गए। योर ऑनर, सबसे पहली बात, पीड़ित की लाश बहुत ही बुरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई है। अगर यह हत्या है ऐसा साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। इसीलिए तो कहा कि अगर यह हत्या है तो लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई हालत में मिली है कि किसी भी प्रकार की कोई चोट या कोई निशान इसका पता लग पाना बहुत ही मुश्किल था। योर ऑनर, इस पूरे मामले में दो बातें बहुत अहम है जो अभी तक साबित ही नहीं हुई है। पहली बात, आईपीसी सेक्शन 498A इस पूरे मामले में दहेज के मांगे जाने का कोई भी सबूत नहीं है। दूसरी बात, आत्महत्या के लिए उकसाने की। इन दोनों बातों को प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया। ये कोई असामान्य बात नहीं। बहुत से दहेज के मामलों में सामाजिक दबाव में आकर औरतें चुप रह जाती हैं और केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। योर ऑनर, उस चुप रहने वाली महिला की जिंदगी में एक मजबूत माँ, एक देखभाल करने वाला पति भी था, लेकिन इन दोनों को भी उसने कुछ नहीं बताया था। ये नहीं बताया था कि उसकी सास, ससुर और ननंद दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे। इसके पति ने अदालत में बताया कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद उस पत्नी ने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। योर ऑनर, अगर दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया गया है तो फिर उसने आत्महत्या क्यों की? यही तो सवाल है योर ऑनर। बिना किसी को अपनी तकलीफ बताए उसने अपनी जान ले ली, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता ना कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे टॉर्चर किया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। योर ऑनर, दहेज के मामलों में चुप्पी असामान्य नहीं है, लेकिन और एक बात है जो असामान्य नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में कोई किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने आत्महत्या ही की है, लेकिन उसके उठाए गए इस कठोर कदम का असल कारण का पता ना होने की वजह से इसे दहेज का केस समझ लेना यह उचित नहीं होगा। योर ऑनर, मेघा गुलेरिया की आत्महत्या की सुनवाई पूरे 2 साल तक अदालत में चली और उस दौरान गुलेरिया परिवार टूटते हुए दिखा। शायद इस केस का सच आत्महत्या करने से पहले मेघा की साधी गई चुप्पी के साथ ही जा चुका था। मेघा की मौत ने कई सारी जिंदगियां तबाह कर दी थी और अब आगे उसके केस का फैसला और तबाही मचाने वाला था। मेघा की मौत ने कई सारी जिंदगियां तबाह कर दी थी और अब आगे उसके केस का फैसला और तबाही मचाने वाला था। एक 23 साल की महिला का अपने ससुराल में आत्महत्या कर लेना बेहद दुखद है। उससे भी दुखद बात यह है कि वो एक मां भी थी। उसे न जाने किस परिस्थिति ने यह कदम उठाने पर मजबूर किया, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो वास्तव में सुनिश्चित कर सके कि मेघा गुलेरिया ने दहेज की मांग के कारण ही आत्महत्या की। अदालत मेघा गुलेरिया की मौत में तीनों आरोपी रणछोड़ गुलेरिया, पार्वती गुलेरिया और कंचन गुलेरिया को सबूतों के अभाव के आधार पर बरी करती। माफ करना माँ जी, मैं मेघा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी बच्चे। मेघा मेरी इकलौती बेटी थी, तुम सबने उसे मार डाला। अब से हर दिन मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम सबकी जिंदगी बद से बदतर बना दे, इतनी तकलीफ दे कि तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाए, तुम और तुम्हारे सारे परिवार का विनाश हो जाए। भजन गुलेरिया और उसके परिवार के लिए जिंदगी अब आगे कभी भी आसान नहीं होने वाली। भैया 2 किलो चावल देना। माफ करना लता भाई, पंचायत ने गुलेरिया परिवार का बहिष्कार किया है।
कोई भी लेन देन से मना किया है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। माँ, माँ, दुकानदार ने हमें कुछ भी देने से मना कर दिया है। क्यों? पंचायत का फैसला है कि हमारे परिवार को कोई कुछ नहीं देगा। अदालत ने छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग बेकसूर हो। मेघा की माँ जैसलमेर में रहती है, अब वहाँ के पंचायत का फरमान हमारे गांव के लोगों पर क्यों लागू कर रहे हैं? तुम लोगों ने उनकी बेटी को तकलीफ दी है, जान से मारा है। हमने नहीं मारा उसे। मैं, माँ, बापू, कंचन, हमने मेघा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी और उससे कुछ भी नहीं मांगा कभी। दहेज के अलावा और भी बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं। क्या सुना है आपने? कि मेघा के साथ घर के अंदर अभद्र व्यवहार हुआ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप नाथुराम जी? भजन तो कुछ बोलेगा। नाथुराम जी, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। मेघा के जाने का गम सबसे ज्यादा मुझे है और ये गम जिंदगी भर सताएगा मुझे। गलती मेरी है, कसूरवार मैं हूँ। उसको छोड़ के मुझे शहर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था यहीं गांव में। पंचायत ने भजन और भूपेन की विनती को मान लिया और उनके बहिष्कार करने के फैसले को वापस ले लिया। लेकिन अब भी इस परिवार की जिंदगी में कुछ और ज्यादा तबाही आनी बाकी थी। प्रदीप के घर वालों ने कंचन से रिश्ता तोड़ दिया है भजन। बोल रहे वो जेल जाकर आई है। वो नहीं चाहते कि कंचन उनके घर जाए। माँ से बोल देना। मैं नहीं बोल पाऊंगा। माँ बहुत याद आती है बापू। मुझे भी याद आती है। माँ ने ऐसा क्यों किया बापू? मैं रात को उसको पकड़ के सोया था। माँ मुझको क्यों छोड़ के चले गई बापू? उसने ऐसा क्यों किया? जहां एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये आधा तुझ पे गया है और आधा मुझ पे गया है। ये देख चंदा, मुझे तो लगता है पूरा तुझ पे ही गया है कमल। आगे पल सूरज नाम कैसा रहेगा इसके लिए? बहुत अच्छा नाम है। तू चंदा और ये सूरज। शायद हम कभी ना जान पाए कि तेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, पर हमें तो जीना है ना। तेरी माँ तुझसे और मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसने जो कुछ भी हमें सिखाया है उसी के सहारे आगे की जिंदगी काटनी है। हमें खुश रहने की कोशिश करनी है। भजन ने तो जिद बांध लिया था, वो दोबारा शादी नहीं करेगा। मगर जगत को एक माँ की जरूरत है। पता जगत भी अपने ही घर का बच्चा है। राकेश और जगत हमारे लिए हमेशा बराबर होने चाहिए। हो सके तो जगत को भी अपना बेटा मानकर एक माँ का प्यार देने की कोशिश करना। सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा आप पे शक करती थी। सभी ने किया था लता, कुछ लोग तो आज भी करते हैं। मगर ये सब भूल जाओ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है। बस किसी दिन मेघा के उठाए इस कदम की वजह पता चल जाए तो अच्छा होगा।
भूपेन गुलेरिया ने पहले अपने भाई और अब अपनी पत्नी से जो कहा था, क्या वही सच था? क्या मेघा गुलेरिया ने कदम सिर्फ इसलिए उठाया था ताकि वो सारी प्रताड़ना से दूर अपनी खुशियां ढूंढ सके, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? मेघा के इस कदम को उठाने के पीछे की वजह को ढूंढना आसान नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ एक गांव में एक 12 साल का लड़का इस बात का जवाब तलाश रहा था कि उसकी मां अचानक कहां गायब हो गई थी। बारह साल के रतन दागा को जीवन व्यापन करने के लिए चाय की दुकान पर काम करना पड़ रहा था, पर हर दिन बिना भूले जब भी उसे काम से और स्कूल से फुर्सत मिलती, वो कविपुर गांव के आसपास जाकर लोगों से पूछता कि क्या किसी ने उसकी मां को देखा था। वो हाईवे के किनारे इसी आस में घंटों इंतजार करता रहता था कि जिस रास्ते से उसकी मां अचानक चली गई थी, उसी रास्ते से एक दिन वो लौट आएगी। बेटा रतन, कविपुर का कोई भी घर तेरा अपना घर है। तू सबको अपना परिवार समझ। तू ना अपने खाने की चिंता कर और ना अपने पढ़ाई की। बेटा, सरपंच होने के नाते मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी जिम्मेदारी हम लोग अपने बच्चे की तरह निभाएंगे, ठीक है? और हाँ बेटा, जैसलमेर के आसपास जितने भी गांव है ना, सभी गांवों में हमने तेरी माँ को बहुत खोजा, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिली। तू फिक्र मत कर, जैसे ही किसी को कोई भी खबर मिलेगी ना, वो हमें तुरंत आकर बता देगा, ठीक है? रतन के पिता को रोड एक्सीडेंट में खोने के बाद गीता दागा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो अपने पति की मौत के सच को कभी नहीं मान पाई थी। उसे अब तक यही आस थी कि उसका पति कभी ना कभी घर वापस आ जाएगा। वो हाईवे के किनारे इसी उम्मीद में अपने पति की राह देखती रहती थी। अपने मृत पति की तलाश में वो अक्सर यहां वहां भटकती रहती थी, और लगभग हर दिन रतन अपनी मां को गांव के हर कोने में खोजता। वो उसे किसी कोने में पड़ी हुई मिलती और रतन उसे फिर से घर वापस ले आता। लेकिन साल 2003 में एक दिन रतन ने पूरा गांव छान मारा, पर उसे उसकी मां कहीं नहीं मिली। पर उसने ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी कि कभी ना कभी उसकी मां को घर का रास्ता याद आ जाएगा, या फिर एक दिन वो खुद अपनी मां को ढूंढ लेगा और उसे घर वापस ले आएगा। लेकिन रतन अपनी मां का पता नहीं लगा पाया। कहीं ना कहीं रतन दागा की तकलीफ और भजन गुलेरिया और उसके बेटे जगत गुलेरिया की तकलीफ के तार जुड़े हुए थे, और साथ ही जुड़ी थी मेघा गुलेरिया की कहानी कि आखिर उसने क्या और क्यों किया था। और यह कहानी तब शुरू हुई थी जब भजन गुलेरिया अपनी पत्नी मेघा को जानता भी नहीं था। कमल धीरे, कमल क्या कर रहा है? कमल धीरे चल। कमल रोक, साइकिल रोक। मैंने कहा ना साइकिल रोक। दोबारा ऐसा किया ना तो तेरी साइकिल पे बैठूंगी नहीं मैं। रोज रोज इतना चिल्लाती रहती है, कभी गिराया तुझे मैंने? पर मुझे डर लगता है ना। अच्छा सुन, घर पे कल बोल देना स्कूल से पिकनिक के लिए फोर्ट ले जा रहे हैं, फिर घूमने चलेंगे। 3 बार पहले भी यही बहाना बना चुकी हूँ। फिर से कहूंगी तो माँ पूछेंगी कि तुम्हारे स्कूल वालों को फोर्ट के अलावा और कोई जगह नहीं मिलती क्या? अच्छा, बालोतरा चलते हैं, फिर सुबह स्कूल से छुट्टी मारेंगे, बस से जाएंगे, दिन भर घूमेंगे और शाम को वापस। तू एक काम कर, तू अपनी माँ को बोल मेरे घर पे आ और मेरा हाथ मांग ले, फिर बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान जाएगी माँ? अगर नहीं मानी तो तू भागेगी मेरे साथ? कमल, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। तू पहले बात तो कर, उनको मेरे घर भेज तो सही, फिर देखेंगे ना, बात होगी। फिर अगर माँ ने मना किया तो तब का तब देख लेंगे। ठीक है माँ। हाँ, ये लड़का है, भजन नाम। मेघा देख जरा, रिश्ता है तेरे लिए। देखने में तो थोड़ा अच्छा लगे। माँ, परिवार भी बहुत अच्छा है, बरमेर में जमीन है इनकी। लड़का 22 साल का है। हमारे चरण भाई साहब ने रिश्ता बताया है। मैंने मेघा का फोटो भिजवा दिया उनके हाथ। माँ, लड़के का फोटो देखते ही मैंने चरण भाई साहब को बोल दिया कि लड़का हमें बहुत पसंद है। अब अगर वो मेघा को देखना चाहते हैं तो अगले इतवार को घर आ जाए। मेघा देख जरा, लड़का कैसा लगा? अच्छा है ना? सबसे पूछ लिया मैंने, किसी को नहीं पता कमल कहाँ गया है। उसकी माँ से पूछा क्या? अरे उनसे भी पूछा,
लेकिन उनको भी नहीं पता वो कहाँ गया है। देवा बता ना, वो किसी काम वाम के लिए गया है? कोई फोन नंबर दिया है क्या तुझे? नहीं रे, होता तो बताता नहीं क्या। अरे मेघा बेटा, कैसी है तू? तेरी माँ ने बताया तुझे देखने के लिए रविवार को लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ काकी, वो कमल की कुछ किताबें थी मेरे पास, उसको लौटानी थी। दे दो मुझे, वो आएगा ना तब मैं देती हूँ उसे। हाँ काकी, वो हफ्ते भर पहले कमल ने भी मुझसे कुछ किताबें ली थी। 5 दिन हो गए वो स्कूल नहीं आया ना, कब तक आएगा वो? ये तो वही जाने बेटा। जोधपुर गया है अपने चाचा के घर किसी काम से। 5 दिन में आऊंगा ऐसे कहा था मुझे, लेकिन अभी तक नहीं आया। मेघा को पहली नजर देखते ही भजन गुलेरिया को उससे प्यार हो गया। लेकिन मेघा किसी से नहीं कह सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है। भजन गुलेरिया के साथ शादी तय हो जाने के बाद भी मेघा ने कमल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया, पर कमल का कोई अता पता नहीं था। अब जब हमारी शादी हो ही गई है तो तुमको एक सच बताता हूँ। असल में मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, तो माँ बापू और भूपेन भैया जबरदस्ती कसम देकर मुझे ले गए थे तुम्हें दिखाने। मैं तो शहर जाकर काम करना चाहता था, पर सच कहूँ तो जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन ही बदल गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। माँ बापू को तुम नहीं अच्छी लगी तो मैं अड़ जाऊंगा। तुमसे तो पूछा नहीं, शायद पूछते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या मैं तुमको पसंद आया? मेघा, भजन इतना खा नहीं पाएगा जितना तुम उसकी थाली में डाल रही हो। मेघा चौहान अब मेघा गुलेरिया बन चुकी थी। उसने ना सिर्फ इस शादी को स्वीकार कर लिया था, बल्कि वो इस शादी से खुश भी थी। मत जाओ ना, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मेघा, मैं तेरे और जगत के लिए तो जा रहा हूँ ना। वहाँ पे अच्छा काम करूँगा, 4 पैसे कमाऊंगा। यहाँ पे जितना है हम उसमें खुश है, मत जाओ ना। दिल्ली बड़ा शहर है, करने को बहुत सारा काम है, और काम दिलाने में तेरा भाई गुंजन भी तो मदद कर रहा है ना। भजन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेघा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू अकेले थोड़ी है घर में, सभी तो हैं। माँ है, बापू है, कंचन है, लता भाभी है, और भूपेन भैया भी तो हैं। देख, मैं दिल्ली में यहाँ से कई गुना पैसा कमाऊंगा, और फिर तुझे और जगत को बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा। भजन बस यही सोच सकता था कि उसके दिल्ली जाने की वजह से मेघा दुखी थी। मेघा किसी भी हालत में उसे सच नहीं बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो किस दुविधा से गुजर रही थी। सूरज, जवाब क्यों नहीं दे रहा? तूने दूध पी लिया? पहले दूध पी, चल।
खत्म कर सब। मम्मी देखो उसमें मक्खी है। नाटक मत करो, थप्पड़ मारूंगी। खत्म करो। क्यों पिलाते हो मम्मी, इतना गंदा होता है। कि तेरे सेहत के लिए अच्छा है। अब पूरा खत्म कर। मम्मी पापा कब आएंगे? पता नहीं, पूछ के बताऊंगी। पापा हर बार बाहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं और उनको टाइम नहीं होता कि कब वापस आएंगे। अगली बार टीचर बुलाएंगे और आप दोनों को आना है। ठीक है, चलो अभी। वैसे पापा काम क्या करते हैं? बताया ना तुझे, तेरे पापा सेल्स में है। पापा ऑफिस में काम क्यों नहीं करते? बाकी सबके पापा ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, हर शाम घर लौटते हैं। पापा की तरह हमेशा बाहर नहीं रहते। चुप कर, हर वक्त बकवास करता रहता है। अब चल, तेरी बस निकल जाएगी। उनको बोल देना। क्या हुआ चंदा, इतना चिल्ला क्यों रही है? तो और क्या करूँ, तू बता। कमल, सूरज बड़ा हो रहा है, तेरे बारे में सवाल करता रहता है कि तू कहाँ है, तू घर क्यों नहीं आता। उसके सारे दोस्त के पापा घर वापस आते हैं। दिन भर तुझे याद करके वो अपने दोस्त के पापा के बारे में बात करता रहता है। चंदा तो समझाओ उसको, मैं काम में फंसा हुआ हूँ। बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा वापस। कमल, मैं सूरज की परवरिश अकेली नहीं कर सकती। हम दोनों को यहाँ पे तेरी जरूरत है। चंदा मैंने एक बार कहा ना, मैं आ जाऊंगा वापस, काम में फंसा हुआ हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं तुम दोनों को छोड़ के भाग जाऊंगा? तुम दोनों के बिना जी सकता हूँ क्या मैं? लड़के के घर वालों से बात हो गई है। हम लड़के को एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं। कंचन को 2 लाख के गहने देंगे जो लड़के वालों के घर जाएंगे। साथ में 2 लाख नकद भी देंगे और उनके मेहमानों का ख्याल तो हम रखेंगे। भजन तू सुन रहा है? हाँ, आप कैसे भी करके कंचन की शादी तय कर दीजिए। मेरे बाद जो कुछ भी होगा मैं दे दूंगा। भजन तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है? जगत को देखा बड़ा हो गया है वो, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने और अब तो वो भी सब कुछ भूल चुका है। तू क्यों नहीं भुला पा रहा? ना तू ठीक से खाता है ना अपना ख्याल रखता है। मैं काम करने जा रहा हूँ। एक भजन, जो कुछ भी हुआ उस तकलीफ से गुजरना सबके लिए मुश्किल था। ये जो लड़का है ना पंकज, बड़ी मुश्किल से हाँ कहा है उसने कंचन से शादी करने के लिए। उसने या उसके परिवार ने अभी तक तेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही तेरी बीवी के बारे में। मुझे डर है कि तेरी ये हालत देखकर वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे और फिर हमें जवाब देना होगा और फिर कंचन की शादी का क्या होगा? आप फिक्र मत करो भैया, मैं उन लोगों के सामने आऊंगा ही नहीं। अब बस कैसे भी करके कंचन की शादी पक्की कर दो। बाकी जगत को आप और भाभी अपने बच्चे की तरह पाल ही रहे हो। मगर भजन, जगत तेरा लड़का है, उसे तेरी जरूरत है जिंदगी में आगे रास्ता दिखाने के लिए। सब कुछ भूलकर एक बाप का फर्ज अदा कर, क्योंकि पिछले 13 साल से तू जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है वो तुझे कभी मिलने नहीं वाला। मेघा ने अपनी जान क्यों ली है हमें कभी पता नहीं चलेगा। सच तो ये है कि मेघा अब नहीं रही और अगर किसी दिन इसकी वजह तुझे पता भी चल जाए तो उससे क्या होगा? क्या तेरे मन को शांति मिलेगी? ये पकड़, अपने लिए अच्छी साड़ियाँ ले लेना और सूरज के लिए भी अच्छे कपड़े, और तेरे लिए नया मोबाइल लाया हूँ। इस बार कहाँ डाका डाला कमल? चैन से खाना खाने दे चंदा, 2 हफ्ते बाद घर का खाना मिला है। सूरज को मैं क्या कहूँ कमल? झूठ बोलना पड़ता है उसे कि उसके पापा सेल्समैन है इसलिए बाहर जाते हैं। क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा? मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या होगा अगर उसको पता चलेगा कि उसके पापा सेल्समैन नहीं चोर है? कमल, तू ये सारी काम छोड़ क्यों नहीं देता? कुछ आम लोगों वाला काम करते हैं ना। कहने में बहुत आसान लगता है, कुछ और काम करूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे क्या? न तेरी जरूरतों का ख्याल रख पाऊंगा न सूरज की। और अगर सूरज को पता चल गया तो? कैसे पता चल जाएगा? हाँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, पुलिस को आज तक पता नहीं चला है। हाथों में सफाई है मेरे।
एक रिकॉर्ड नहीं है मेरा पुलिस के पास। खामखा ही डर रही है। डर लगता है मुझे कमल, बहुत बार ये सपने में आता है। जब भी ये दरवाजे की बेल बजती है ना, ऐसा लगता है कि मैं दरवाजा खोलूंगी और पुलिस आएगी सामने और तुझे पकड़ के ले जाएगी। और सूरज बार बार ये सवाल पूछेगा कि हमने ये सब क्यों छिपाया उससे। कमल एक बार सोच के देख ले, कुछ अच्छे से चल रहा है, सूरज की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, अगर तू पकड़ा गया तो क्या कहेंगे उसे लोग? चोर का बेटा। 13 साल हो गए, आज तक पता लगा है किसी को कि तू चंदा नहीं मेघा है? 13 साल हो गए, किसी को पता लगा है तू मरी नहीं जिंदा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं लगी, इतनी छोटी सी बात पता लग जाएगी। बहुत संभल के काम करता हूं मैं, बहुत होशियारी से, हमेशा से ही। पहले भी तूने बोला था हम पकड़े जाएंगे, हुआ है क्या ऐसा कुछ? हाँ, आप भी रुक जाते दामाद जी। अरे नहीं, बहुत काम है। तो आपने कहा मेघा और जगत को छोड़ दूं, इसलिए ले आएंगे। अब मेघा आई है यहाँ तो कम से कम 2 हफ्ता रुकने दो उसे। हाँ ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बस ठीक है। कोई 2 हफ्ते नहीं, 4 दिन में लेने आऊंगा, तैयार रहना। तुम आज से क्यों नहीं बोला? अभी ले जाओ। अरे उनका मन भी रखना पड़ता है ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जाऊँ? देख अगर नहीं बोलेगी तो नहीं जाऊँगा फिर। भैया और बापू अलग से 4 बात सुनाएंगे कि छोरी की शादी क्या हो गई, जोरू का गुलाम हो गया एकदम, काम धंधा ही छोड़ दिया। ठीक है जाओ, पर आ जाना 4 दिन में। कैसी है तू? तू अब तक नाराज है? मैं आया था तुझसे माफी मांगने, पर तू बाड़मेर में थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां आने की। मैं जब भी गांव आता हूँ तेरा ही इंतजार करता हूँ कि तू कभी तो गांव आएगी। अब क्यों आया है कमल? जो हो चुका है वो हो चुका है। सब मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं था तेरे साथ क्या चल रहा है। मैंने वापस आने में देर कर दी। देर नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। सब खत्म हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर चुकी हूँ। वो गांव के बाहर का घर याद है ना तुझे? कल इंतजार करूंगा मैं तेरा वहां। जो तू मुझे भूल चुकी है तो मत आना, नहीं तो बस आकर माफ कर देना मुझे। यकीन था मुझे तू आएगी। नहीं कमल, मैं किसी और की पत्नी हूँ, माँ हूँ मैं एक बच्चे की। मेघा मुझे पता होता तेरे साथ क्या चल रहा है तो मैं उस समय ही तुझे भगा के ले जाता। पर अब इस सब का क्या फायदा कमल? क्या अब तू मुझसे प्यार नहीं करती? पर अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में कमल। पति है मेरा जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे भुला पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ कमल। पर मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ, कभी भूल ही नहीं पाया तुझे। जब मैं तुझसे मिलने आया ना तब तेरी शादी हो गई थी। पर अब इस सब का क्या फायदा कमल? मेरा एक अलग परिवार है। जब मैं तुझे माफ कर देती हूँ कि तू नहीं आ पाया, मान लिया कि तू फंस गया कहीं पे, पर अब मैं खुश हूँ कमल और पुराना कुछ भी याद नहीं करना चाहती। मैं बस यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि शादी के बाद तुझसे बात नहीं हो पाई, पर अब दोबारा नहीं आऊंगी और तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। बस इतना बता दे, तू मेरा प्यार भूल चुकी है या अब भी प्यार करती है मुझसे? बोलना इतना आसान होता ना, तू कभी आती ही नहीं यहाँ। कमल मैं तुझसे बहुत पहले प्यार करती थी, पर हाँ मैं भुला नहीं सकती। तू वो पहला इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था। वो पहला इंसान जिसे तूने किस किया था, जिसके साथ तू रहना चाहती थी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। किस्मत हमारे साथ नहीं थी, जब तुझे मेरी जरूरत थी मैं था ही नहीं।
पर क्या उस गलती की वजह से हम दोनों एक दूसरे को हमेशा कोसते रहेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या उस गलती की सज़ा मुझे ज़िंदगी भर मिलनी चाहिए? मैं नहीं बदला हूँ मेघा, मैं वही कमल हूँ जो तुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है तो वही मेघा है जो मुझे बेहद प्यार करती थी। मेघा, हमारी मंजिल पहले भी एक थी, आज भी एक है और हमेशा ही एक रहेगी। कमल, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो सबसे बड़ा धोखा तू खुद को दे रही है। कमल, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तू मुझसे प्यार करती है। मैं अपना खुद का सामना नहीं कर पा रही हूँ कमल। तुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ना तुझे उस वक्त छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। हम एक नहीं हो सकते कमल। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पाप कर रही हूँ। कमल, मैं बार बार तुझसे मिलने नहीं आ सकती। भजन मुझ पे शक नहीं करता, पर मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। तू मेरे साथ चलेगी हमेशा के लिए, अपने पति को छोड़कर, सबको छोड़कर? नहीं कमल, बिल्कुल नहीं। नहीं चल सकती मैं। भजन को बहुत तकलीफ होगी। और जगत का क्या होगा? यही छोड़ दे जगत को, वो उसका बेटा है, वो संभाल लेगा उसको। नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेघा। 5 साल हुए हमें एक दूसरे को देखे हुए, बात तक नहीं की थी, और अब देख सिर्फ 2 महीने हुए हमें मिले हुए, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। हमारी किस्मत में मिलना ही लिखा है, नहीं तो हम ऐसे मिलते ही नहीं। नहीं कमल, हमारे पास एक मौका था साथ में उनका, लेकिन तू तब नहीं था। मौका भी है मेघा, मैं गलती दोबारा नहीं कर सकता। पर ऐसा कैसे होगा कमल? होगा मेघा, मैंने सब कुछ सोच रखा है। अगर तू मर जाए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये तू क्या कह रहा है? मेरे पास एक प्लान है। वो देवा याद है तुझे? मेरा एक और दोस्त है सुधीर, मेरे साथ ही काम करता है। मैंने उनसे बात की है, हमें किसी और को मारकर सबको ये दिखाना होगा कि वो मेघा की लाश है। लेकिन अगर किसी को मारा तो पता चल जाएगा कि खून हुआ है, और फिर पुलिस जांच करने आ जाएगी। और जांच करके पुलिस आज नहीं तो कल तुझ तक पहुंच ही जाएगी। यार मुझे मेघा चाहिए। अब वो ऐसे अपने पति को छोड़कर तो आने से रही, उसे बेइज्जती का बहुत डर है। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि वो मर चुकी है तो मैं उसको मना लूंगा। तो फिर कुछ सोचते हैं। इसके लिए हमें उसके जैसी एक औरत को ढूंढना पड़ेगा। ये मर गई है, ये यकीन दिलाने के लिए हमें किसी को तो मारना ही पड़ेगा, तभी सबको यकीन होगा। सही कह रहे। हफ्ते भर सोचने के बाद ये तरकीब दिमाग में आई है, और देवा को तो एक औरत भी मिल गई है। इसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे तू मरी है। वो देख, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। यहाँ वहाँ इधर उधर, सड़क हाईवे, पूरे गांव भर में घूमती रहती है अपने मरे हुए पति की तलाश में। बेचारी जिंदगी से बहुत परेशान है। अब इसे मारकर हम इसे मुक्ति दे सकते हैं। मेघा, तुझे खामोश रहकर सिर्फ ऐसे दिखाना है जैसे तेरे पति और सास ससुर को लगे कि तू परेशान है। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। आसपास वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ससुराल में तेरे साथ कुछ हो रहा है और तू बोल नहीं पा रही है। ऐसा जैसे ससुराल वाले तेरे ऊपर दहेज को लेकर के जुल्म कर रहे हैं, तुझे मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। और थोड़ा ऐसा भी लगना चाहिए कि ससुर और जेठ तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। जब भी तेरे माँ का फोन है ना, तो तू ऐसे बात कर जैसे तू परेशान है और अपने सास ससुर से खुश नहीं है। भजन दिल्ली जा रहा है गुंजन भैया के साथ काम करने के लिए, ताकि मुझे और जगत को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। और मैं यहाँ। फिर तो ये और भी अच्छा मौका है। हम ऐसा दिखाएंगे जैसे तूने आत्महत्या की है। तुझे पता है, देवा मुझे बता रहा था अगर 7 साल के अंदर लड़की के साथ दहेज को लेकर कुछ हो जाए ना, तो ससुराल वाले लंबे समय के लिए अंदर जाते हैं। पर कमल, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। तो मैंने कौन सा बुरा किया है मेघा, जो मैं तेरे बगैर जिंदगी बिताने की सजा काटूं? देख मेघा, हमें एक मौका मिला है, हम ये मौका गवा नहीं सकते। मान जा, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ हो सकते हैं मेघा। और ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है,
ये सब सोचकर ये मौका बर्बाद मत कर। सुनो सुनो, मुझे माफ कर दो भजन, माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। मेरे पति को देखा क्या तूने? हाँ मैंने देखा ना। कहाँ देखा है? अरे उधर है, चल चल अच्छा, चल, मुझे ले हाँ, चल चलेगा? बताता हूँ। हाँ, आजा। जल्दी चल चल। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से भजन को सेकंड स्टेज का कैंसर है। क्या कहा आपने? सेकंड स्टेज कैंसर? क्या मतलब है इसका? सेकंड स्टेज कैंसर मतलब आप लोग बस इतना समझिए कि भजन की हालत ठीक नहीं है, उसे तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाइए। मैं एक नोट लिख के देता हूँ, वो आप डॉक्टर को दे देना। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? देखिए, उन्हें इलाज की तुरंत ज़रूरत है। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, आगे जाकर देर मत कीजिए। 15 सालों से भजन अंदर ही अंदर मर रहा था, या ये कहें कि वो खुद को मार रहा था। इस सवाल के जवाब में कि मेघा ने अपनी जान क्यों ली। 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी रतन दागा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मां गीता दागा कहां चली गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। क्या भजन गुलेरिया और उसके बेटे जगत गुलेरिया को कभी मेघा की सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा? क्या रतन दागा को कभी उसकी मां के लापता होने की हकीकत का पता चल पाएगा? किस्मत के कारण यह अपराध एक लंबे समय तक सामने नहीं आ पाया था, लेकिन इसका खामियाजा कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा था। लेकिन 2018 में किस्मत एक बार फिर पलटने वाली थी और 15 साल पहले हुआ जुर्म अब सबके सामने आने वाला था। ध्यान से देखिए जितेंद्र, तीनों में से किसी को जानते हैं? इन तीनों में से कभी कोई आपकी दुकान पर आया हो? नहीं सर, इनमें से कोई भी कभी भी मेरी दुकान पर मैंने पहले नहीं देखा। गनीमत समझिए सर कि मेरी दुकान में एक छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा था जिसमें इन चोरों की नजर नहीं पड़ी। क्या हुआ? जी सर देखिए, मेरी दुकान के दोनों सीसीटीवी कैमरे, दोनों के तार काट चुके थे वो लोग। और तो और सर, वो जो सीसीटीवी के साथ रिकॉर्डिंग मशीन आती है ना, वो भी चुरा के चोर अपने साथ ले गए। मतलब आपकी दुकान का अच्छी तरह से मुआयना किया गया। हो सकता है कि आपकी दुकान का कोई वर्कर भी इसमें शामिल हो। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और छुपा हुआ सीसीटीवी जिसमें सेल्फ रिकॉर्डिंग हुआ है सर। इस रिकॉर्डिंग में तीनों चोर के चेहरे साफ साफ नजर आते हैं। चोरों को तो नहीं पता था कि यहाँ छिपा हुआ सीसीटीवी है, लेकिन मेरे सारे वर्कर्स जानते थे। और अगर सर मेरे वर्कर्स मिले हुए होते तो ये सीसीटीवी भी गायब हो जाना चाहिए था ना। सर, इन तीनों की फोटो जोधपुर के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही। कोई नहीं पहचानता इन तीनों को। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से भेज।
पूरे राजस्थान राज्य में भेजना। इतनी सफाई से चोरी की है उन लोगों ने। नए बंदे तो नहीं रखे, कहीं ना कहीं कोई केस तो जरूर होगा उनका, और अगर बाहर की भी गैंग हुई तो भी पता चल जाएगा। ठीक है सर। पूरे राजस्थान के किसी भी थाने में तीनों में से किसी एक की भी हिस्ट्री नहीं है? नहीं सर, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब सर समझ नहीं आ रहा कि चोर बाहर के स्टेट से आया था क्या। वैसे मैंने उनकी डिटेल्स दिल्ली और एमपी में भी भेज दी है। आसपास के दुकान से भी कोई फुटेज नहीं मिला? वैसे सर इस तरह की चोरी के केस पहले भी सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी वायर को काटा गया, डीवीआर मशीन को लेकर चले गए, लेकिन सर वहाँ कहीं भी कोई छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसी वजह से चोरों की फुटेज सामने नहीं आई। फिर तो पक्का कोई मजा हुआ गैंग है जो काफी सफाई से अपने काम को अंजाम दे रहा है। पहली बार सामने आया। कैसे भी हो इन्हें पकड़ना है। कई सालों की चोरी का हिसाब मिलेगा इनसे। अंदर आओ साहब। उस्मान आजा आजा। कोई टिप मिला क्या? साहब हाँ भी और नहीं भी। मतलब मुझे और ना मेरे बंदों को इन तीनों की कोई हिस्ट्री का पता ही नहीं चला, लेकिन इनमें से एक बंदा है, इसका पता चला है। इसका नाम है कमल राजपूत। अपना एयरपोर्ट रोड साइड इसका घर है। मैंने डबल चेक किया साहब, ये बंदा कमल राजपूत ही है। घर में बीवी रहती है जिसका नाम है चंदा राजपूत। छोटा बच्चा है सूरज। बाकी इसका अगला पिछला सब पता कर रहा हूँ मैं। चंदा राजपूत। डर लगता है कमल, बार बार सपने में आता है। जब भी ये दरवाजे की बेल बजती है ना, ऐसा लगता है कि मैं दरवाजा खोलूंगी और पुलिस आएगी सामने और तुझे पकड़ के ले जाएगी। चंदा राजपूत जी। ये तुम्हारा पति कमल राजपूत है? वो बाहर है सर। कहाँ बाहर गया है? और ये फोटो में जो दो लोग हैं वो कौन है तुम्हारे पति के साथ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारे पति ने इस बार ज्वेलरी शॉप में डाका डाला है। इसके पहले और कहाँ कहाँ डाका डाला उसने? सर मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। सर वो घर के अंदर नहीं छुपा है। ठीक है, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तुम चलोगी, पीछे पीछे तुम्हारा पति भी आ जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, क्या काम करता है। सर मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, मुझे घर पे रहना होगा। क्या उम्र है तुम्हारे बेटे सूरज की? सर वो 13 साल का है। हमारा एक कांस्टेबल तुम्हारे पड़ोसी के साथ यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही तुम्हारा बेटा सूरज आ जाएगा उसे लेकर थाने आ जाएगा। तुम चलो। नहीं नहीं सर, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। आप चाहे तो अपना एक कांस्टेबल यहाँ पे रख दीजिए ना। जैसे ही मेरा सूरज यहाँ पे आता है ना, मैं आपके थाने आ जाऊंगी। तुम माँ बेटे को पता था कमल चोरी का काम करता है? नहीं सर, हमें नहीं पता था। तुम्हारा पति कमल ये जोधपुर का है? हाँ सर, यही का है। उसका फोन बंद आ रहा है, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता। सर इनका बेटा सूरज बोल रहा है कि उसके फादर सेल्समैन है, कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। सेल्समैन? कैसा सेल्समैन? चंदा राजपूत? सर मुझे नहीं पता। चंदा तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? सर मुझे पता है कि वो काम करता है, लेकिन क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, मुझे नहीं पता। 13 साल का लड़का है तुम्हारा। 14 साल पहले शादी हुई थी ना? जी सर। सच बोल रही हो? इसमें भी कोई गड़बड़ है? नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने बताया तुम्हारा पति कमल यहाँ जोधपुर का है, तुम भी यही की हो? जी सर। जोधपुर में कहाँ की? मायका कहाँ पर है तुम्हारा? और मायके में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे तुम लोग पैदा हुए थे कि आसमान से टपके थे? तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पति का भी कोई नहीं है। उसका फोन बंद आ रहा है, वो क्या काम करता है तुम्हें भी नहीं पता, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ ये दो आदमी कौन है। हम जानते हैं चंदा राजपूत, तुम्हें सब कुछ पता है। पूरे 26 लाख के गहने चुरा कर भागा है तुम्हारा पति। इसके पहले भी चुराए होंगे। सच सच बताओ। सर मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सलाम साहब, ये चंदा झूठ बोल रही साहब। इसका पति कमल राजपूत जैसलमेर के रूपनगर गांव से है, और वहीं पर उसकी मां मनीषा राजपूत भी है। इसकी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है साहब। अपना घर छुपाने की क्या जरूरत थी इसे? मुझे लगता है कि इसके पति के बारे में ये बहुत कुछ जानती है और बता नहीं रही। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तेरे लिए सबसे बड़ा काम है कमल राजपूत के दोनों साथियों का पता लगा। मुझे नहीं खाना है और मुझे स्कूल भी नहीं आना है कभी भी। मम्मी पहले मुझे ये बताओ, नीचे पुलिस क्यों खड़ी है? पापा ने चोरी की सब कह रहे हैं। बेटा मुझे नहीं पता, उनका फोन नहीं लग रहा है मुझे। आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी सच बोलो, पापा ने चोरी की है, वो चोर है। चुप क्यों, बोलो ना। ये आपका बेटा कमल है? हाँ, ये मेरा बेटा कमल है। इस वक्त कहाँ पर है ये?
पता नहीं साहब। ये देखिए, ये दोनों आपके बेटे के साथी हैं। बता सकती हैं कौन है ये दोनों? ये दोनों तो उसके दोस्त लग रहे हैं। देवा और सुधीर नाम है इन दोनों का। लेकिन आप लोग मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? चोरी की है आपके बेटे ने। 26 लाख रुपए के गहने लेकर गायब हुआ है, और इसके पहले भी कई बार की होगी। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। कितने साल हुए मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं। क्या चल क्या रहा है तुम्हारी फैमिली के बीच में? उधर तुम्हारी बहू चंदा कह रही है कि कमल का कोई परिवार ही नहीं है। तुम लोग आपस में बात नहीं करते हो क्या? देखिए, मैं किसी चंदा को नहीं जानती, और मुझे ये भी नहीं पता कि कमल ने शादी कर ली है। तब तो आप अपने पोते सूरज को भी नहीं जानती होंगी। कमल को देख के 15 साल हो गए। 15 साल पहले वो गया, आज तक नहीं लौटा। वो ना कोई चिट्ठी भेजी और ना ही कोई फोन किया उसने। मुझे ये तक नहीं पता कि उसने किसी चंदा नाम की लड़की के साथ शादी किया और उसका एक बच्चा भी है। चंदा के सामने बिठा के जब सवाल जवाब करूंगा ना, तो पता चल जाएगा क्या जानती है और क्या नहीं। अरे तुम्हारा बेटा कमल कहाँ पे? ये है चंदा। क्यों, इसका और भी कोई नाम है? हाँ साहब, ये हमारी गांव की मेघा है, गायत्री की बेटी। लेकिन ये तो 15 साल पहले मर चुकी है। मेघा 15 साल पहले मर चुकी है? हाँ साहब, ये मेघा चौहान है। शादी के बाद ये मेघा गुलेरिया बन गई थी। 15 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली। ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे उससे, इसलिए मिट्टी का तेल छिड़ककर उसने खुद को जला दिया। ये मेरे बेटे की पत्नी कैसे हो सकती है? आप लोग पक्का इस मेघा से मिले हो? ये आपकी बेटी मेघा है? मेघा भाभी जिंदा है? पर ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस ने तो यही बताया। उसने अपना नाम भी बदल दिया था। चंदा बन गई है वो। पर कोई मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है भैया? कमल राजपूत और उसके दोनों साथी देवा और सुधीर जैसलमेर में ही छुपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला। इनके पास से लूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बरामद हुआ, लेकिन इस लूट से बड़ा वो अपराध था जो 15 साल पहले हुआ था। ये देखिए सर, बाकायदा कोर्ट में केस चला है सर। भजन गुलेरिया के पिता रणछोड़ गुलेरिया, माता पार्वती गुलेरिया और बहन कंचन गुलेरिया, ये तीनों ही जेल में थे सर। लेकिन कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। सबूत ना होने की वजह से, और वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो उन लोगों ने कभी किया ही नहीं था। किसी से नहीं मिलना, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसे भी हाथ छोड़, मैंने कहा ना मुझे किसी से। चंदा, मेरी बात सुन। देखो, तुम्हारे पति को कैंसर है। पिछले 15 सालों से वो सिर्फ यही जानने के लिए तड़प रहा है कि तुमने आत्महत्या क्यों की। उसके माँ बाप मर चुके हैं, तुम्हारी माँ भी आई है। एक बार चल के मिल लो। देखिए, मैं अपना जुर्म मान चुकी हूँ। कमल के साथ मिलकर मैंने जो भी किया सब बता चुकी हूँ। अब मुझे उन लोगों में से किसी से नहीं मिलना है। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी जिंदगियां खराब कर दी हैं तुमने? हाँ, इतने सालों से खामोश बैठी रही, और आज जब मिलने का टाइम आया तो बोल रही किसी से नहीं मिलना, किसी का सामना नहीं करना है। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी को नहीं देखना है मुझे। उस किडनैपिंग के केस का क्या हुआ? सर, मैं रतन दागा। आपने फोन किया था। आप मेरी माँ के बारे में कुछ बोल रहे थे। क्या पता चला आपको? हाँ रतन, बैठो। जी सर। रतन, हमने पता किया 15 साल पहले तुम्हारी माँ को मार दिया गया था और उन्हें जलाकर मारा गया, और इस काम को एक कपल ने मिलकर अंजाम दिया क्योंकि वो साथ में भागना चाहते। तुम्हारी माँ की लाश को उस औरत की लाश बताकर ये साबित करना चाहते थे कि उस औरत ने आत्महत्या कर ली, ताकि सबको यही लगे कि वो भागी नहीं, मर गई। मेघा गुलेरिया नाम था उसका। देखिए, वो आप लोगों में से किसी से नहीं मिलना चाहती। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। उसने कबूल किया है कि कमल राजपूत के साथ मिलकर उसने एक मानसिक रूप से बीमार औरत को मारा था।
ताकि लोगों को ये लगे कि वो खुद मर गई है। अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन आप में से किसी से मिलने की इच्छा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ दामाद जी, मुझे माफ कर दे। रहने दीजिए माँ जी, उसने सिर्फ हमको ही नहीं आपको भी अंधेरे में ही रखा था। अंधेरे में नहीं पापा, माँ ने हम सबके पीठ पे छुरा घोपा है, छुरा। अरे अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं किया माँ ने, किस किस को मार दिया, दादा को, दादी को, इन सबकी हत्या की है। माँ को नहीं मिलना है ना तो ना मिले, लेकिन एक बार मुझे उससे मिलना है, एक बार उसका चेहरा देखना है मुझे, वो चेहरा देखना है जिसने शायद नीचे गिरने में एक नई मिसाल कायम की है। इस केस के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। 13 साल के सूरज के लिए इस पर भरोसा कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसे उसकी दादी यानी कि कमल की मां के पास छोड़ दिया गया। कमल राजपूत, देवा, सुधीर और मेघा गुलेरिया पर गीता दागा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B और सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए धारा 201 के चार्जेस भी लगाए गए हैं। अब तो तुझे तेरे 15 साल पुराने सवाल का जवाब मिल गया ना भजन। अब जिंदगी में आगे बढ़, अब तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दे। और अब मेघा ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस नए सवाल के पीछे मत पड़ जाना। वास्तव में वो क्या और कौन सी चीज है जो प्रेमियों में समझदारी पैदा कर सकती है? अभी कुछ महीने पहले इंटरनेट पर कुछ लोग बोल रहे थे कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। ये एक व्यक्तिगत विचार है और इसका ना तो हम समर्थन करते हैं और ना ही खंडन। ये आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ इस जघन्य अपराध में शामिल किरदार 14 सालों तक कभी रोशनी में नहीं आए, लेकिन एक लाश सामने थी जो देखने में हूबहू मृतक महिला की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत ही बुरी तरह जली हुई हालत में। ऐसे मामले में मृतक महिला का डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए था। इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए थी कि मेघा से मिलती जुलती हुई लाश वाकई में मेघा की ही थी या नहीं। इस तरह का अपराध मायूसी देता है और हर तरफ से खामोशी से तबाही ही लाता है। किसी की लाश पर खुशियों की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।